हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसका कुछ पोर्शन 20 to 15% बचा हुआ था जो आज हम लोग इस आज के वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला पार्ट जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, बिजनेस का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, आज हम लोग ये चीज समझेंगे कि अगर हमको बिजनेस करना है, ठीक है, तो हम लोगों को किन पहलुओं से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्टेजेस क्या है। और बिजनेस करना यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एक था इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एक था कमर्शियल एक्टिविटीज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में आता है सबसे पहला चीज ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि पहले ये डिसाइड करो आपको किस सेक्टर में जाके गुड्स प्रोड्यूस करना है। सबसे पहला होता है देखो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि शुगर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सोप, जो हम लोग सोप यूज करते हैं, ठीक है, हिंदी में जिसे हम लोग साबुन कहते हैं, तो उसको हो गया मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा जो हम लोग का आ गया जेनेटिक, यानी कि पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, इन सब का बिजनेस। तीसरा हम लोग का आता है एक्सट्रैक्टिव, जैसे कि क्रूड ऑयल, जैसे दुबई में क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, गोल्ड माइनिंग, ठीक है, या फिर आप मान लो कि कोल माइनिंग, जो कि आप लैंड पे से यानी कि धरती में से या फिर किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हो तो मार्केट में सेल करते हो। तीसरा हम लोग का आता है, तो सॉरी चौथा हम लोग का आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब ही होता है जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग बनना या ब्रिज बनना, ये भी एक तरह का प्रोडक्शन है। तो पहले आप ये देखो कि आपको इस चार सेक्टर में से किस सेक्टर में इंटरेस्ट है और किस सेक्टर में आपको जाकर बिजनेस करना चाहिए। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट, आपका बिजनेस का साइज कितना बड़ा रखना चाहते हो या फिर आपके पास कितना पैसा है टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो सबसे पहला जो चीज है वो है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम और लार्ज चार है। माइक्रो है, जो आपका माइक्रो है वो है 25 लाख तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना 25 लाख तक का अगर आपके पास कैपेबिलिटी है बिजनेस में इन्वेस्ट करने का तो उसको कहेंगे माइक्रो। 25 लाख से अगर आपके पास 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंडस्ट्री। और अगर आपके पास 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, दैट इज कॉल्ड मीडियम इंडस्ट्री। और 10 करोड़ से ऊपर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंडस्ट्री। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। बहुत पॉपुलर वर्ड भी आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एक होता है एल लार्ज इंडस्ट्री, जहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसे बिजनेस में जाना चाहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो, जैसे कि एग्जांपल पावर, कोल, शिप मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हेवी इंडस्ट्री। और अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत ना पड़े तो उसको कहते हैं लाइट इंडस्ट्री, लाइक बेकरी प्रोडक्ट जो बनता है फूड, या फिर आप मान लो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस। नेक्स्ट आता है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। देखो अगर आपका एक्टिविटीज क्या है, तीन में से एक प्राइमरी मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, और या फिर जेनेटिक इंडस्ट्री, फिशिंग वगैरह। प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर या फिशिंग वगैरह, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करके आप मार्केट में सेल करते हो। तीसरा होता है यानी कि टर्शरी। तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है जैसे एग्जांपल ट्यूशन पढ़ाना, दिस इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। बैंकिंग का बिजनेस जो करते हैं, जो बैंक्स खोलते हैं, ठीक है, ये भी सर्विस सेक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस सेक्टर है। बार्बर शॉप, ठीक है, सैलून, कार सर्विसिंग, जहाँ पे कार सर्विस होता है, तो सर्विसिंग यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बस आपको आपका लाइफस्टाइल में या फिर आपके लाइफ में हेल्पफुल वैल्यू एडिट किया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं टर्शरी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वो है कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज दो पार्ट में क्लासिफाई है, एक है ट्रेड, दूसरा है एड टू ट्रेड। पहला क्या है ट्रेड, दूसरा है एड टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर दो ट्रेड, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। पहले होम ट्रेड को समझते हैं।
मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाने के बाद अलग अलग लोकेशन पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स अब होलसेलर को देंगे और होलसेलर फिर तब जाके रिटेलर को देंगे, ठीक है, और रिटेलर तब कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरर लार्ज क्वांटिटी में बनाता है, बहुत ही लार्ज, फिर उसको, ठीक है, कुछ हिस्सों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेलर खरीदता है और होलसेलर उसको खरीदने के बाद, ठीक है, रिटेलर को सेल कर देता है। किसको? रिटेलर को। और रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर को सेल करता है। रिटेलर होलसेलर से छोटा छोटा क्वांटिटी लेता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर ह्यूज क्वांटिटी खरीदेगा, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी। दूसरा, होलसेलर सेल करेगा रिटेलर को, बट रिटेलर सेल करता है कंज्यूमर को। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे देश से अपने देश में, एग्जांपल फॉर, हम किसी दूसरे कंट्री से, श्रीलंका से मान लो कुछ सामान इंडिया में इंपोर्ट करवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट, ठीक है। जब अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, मान लो कि इंडिया का सामान मैन्युफैक्चर करके मैंने श्रीलंका भेजा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और जब हमने सामान किसी दूसरे कंट्री को दिया और वो कंट्री फिर आगे किसी और कंट्री को देगा, एग्जांपल हम बांग्लादेश को दे रहे हैं सामान और बांग्लादेश को सामान फिर चाइना को देगा, इन दैट सिचुएशन उसको हम लोग कहते हैं इंटरपोर्ट, ठीक है। री एक्सपोर्टिंग इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। अब बात आता है एड टू ट्रेड। बिजनेस करते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज होता है, जैसे प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्लेस, फाइनेंस, वेयरहाउसिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ये 5 प्रॉब्लम मैंने बताए। जैसे कि सबसे पहले बात आता है प्लेस का। मैन्युफैक्चरर ने सामान तो बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बैठे, बट मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचेगा कैसे? देयर इज द ओनली वन की, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो तो फिर सामान पहुंच नहीं पाएगा। दूसरा, फाइनेंस। बिजनेस करने के लिए 2 तरह का कैपिटल लगता है। हाँ जी, 2 तरह का। एक लगता है फिक्स कैपिटल, दूसरा लगता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो आप अपने अकाउंट में कैपिटल पढ़ते हो वही है, कोई दिक्कत नहीं। बट वर्किंग कैपिटल बहुत बच्चों को नहीं पता होता, जानो। वो कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने में जो खर्चा लगता है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को दोनों में से किसी भी कैपिटल यानी कि पैसे का शॉर्टेज पड़ सकता है और उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए उसको चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, कोई उसको फाइनेंशियली मदद करे, और वो मदद फाइनेंस सेक्टर में हेल्प करता है, बैंकिंग। तीसरा आता है टाइमिंग। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा टाइमिंग से रिलेटेड। कुछ साल पहले तक जब मैं फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करता था या मिंत्रा या अमेज़न से, ऑलमोस्ट 15 दिन टाइम लगता था। फिर बीतते समय के साथ वो टाइम कम होकर 7 दिन हो गया। आज के डेट में तो ऐसा है कि मेरे पास 3 दिन में सामान आ जाता है, मैं कुछ भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूँ। और अगर मोबाइल फोन वगैरह ऑर्डर करूँ तो रात को ऑर्डर करता हूँ, नेक्स्ट डे सुबह 11-12 बजे तक फोन मेरे घर पे होता है। इस 1-1.5 साल में मैंने ऑब्जर्व किया ऐसा क्या रीजन था कि जो फ्लिपकार्ट एक साल पहले, मतलब 1 साल पहले ही 30-30 दिन का टाइम देता था, 15-15, 20-20 दिन का, आज वो 3-3 दिन में डिलीवर कर देता है। द रीजन इज कि पहले हमारे लोकेलिटी में आसपास में 4-5 किलोमीटर के एरिया में फ्लिपकार्ट का कोई वेयर हाउस नहीं था जहाँ पर सामान को स्टॉक करके रखे। आज के डेट में वो लोगों का चॉइस और प्रेफरेंस समझ चुका, उस अकॉर्डिंग अपने पास स्टॉक पे सामान रखता है। जैसे ही हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं सामान तुरंत मूव हो जाता है और जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नॉलेज। अब दुनिया में बहुत बेहतर प्रोडक्ट बनाया, बट लोगों को तो पता तभी चलेगा ना उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो उसको यूज करेगा। और इंफॉर्मेशन देने में सबसे ज्यादा चीज कोई काम आता है तो वो है एडवर्टीजमेंट। एक और एग्जाम्पल, बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक्टर, एक्ट्रेसेस को हम लोग जानते हैं, बट उनका कोई भी नया मूवी आता है तो हर जगह बैनर, पोस्टर या यूट्यूब वगैरह कहीं पर भी एड्स क्यों आता है कि आपको इंफॉर्मेशन मिले कि इनका ये मूवी आ रहा है, इस डेट पे आ रहा है और आप जाकर के मूवी देखें।
तो एडवर्टीजमेंट आपको क्या हेल्प कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, पुश करता है एडवर्टीजमेंट टू गेट दैट प्रोडक्ट या टू बाय सम प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या है ना, मान लो आज के डेट में एक ब्रांच कोलकाता में है और एक ब्रांच दिल्ली में है। दिल्ली वाले के पास कुछ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है और कोलकाता वाले के पास वही रॉ मटेरियल है। ये बात दिल्ली वाले को कैसे पता चलेगा? अगर भूल जाते डोमेटिकली कि इंटरनेट नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है, तो एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है पोस्ट। मतलब आप एक लेटर लिख करके, एक चिट्ठी लिख के आप भेजोगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा और वहां पे पहुंचेगा। बट इतने दिन में टाइम का लॉस, क्योंकि चिट्ठी पहुंचने में टाइम लगता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा, हो सकता है कि मटेरियल अगर फिनिशेबल है, यानी कि जल्दी खराब होने वाली चीज हो तो खराब हो जाए। बट अगर आज के डेट हम लोग देखें तो कम्युनिकेशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया जिससे अचानक से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहे तब कम्युनिकेट कर सकता है। और वो जो एक टाइम बैरियर था इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, वो चीज़ खत्म कर दिया, वो बैरियर। तो आज के डेट में हमारे पास 5 प्रॉब्लम का 5 बेस्ट सॉल्यूशन है और उस बेस्ट सॉल्यूशन को हम लोग एड टू ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो बिजनेस के लिए, जैसे हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं ना कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो, उसी तरह ये 5 एड टू ट्रेड है, बिजनेस का एड्स है, ठीक है, जो बिजनेस को तुरंत कोई भी परेशानी होने में पुश करता है और हेल्प करता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस रिस्क। इस पॉसिबिलिटी ऑफ सम लॉसेस और एडवर्स हैपनिंग, इस पॉसिबिलिटी ऑफ सम लॉसेस और एडवर्स हैपनिंग इन फ्यूचर, ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि फ्यूचर में बिजनेस में कुछ एडवर्स यानी कि निगेटिव या कुछ आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये लाजिम सा बात है, मतलब नॉर्मल से ही होता ही है। अब इसी चीज को हम लोग किस नाम से बताते हैं, बिजनेस रिस्क। जरा समझते हैं कि रिस्क है क्या। एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। आप किसी भी पूजा के टाइम में देखते होंगे, कोई भी आपके फेस्टिवल में, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली में हमारे लोकल एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स आते हैं और दिवाली में आकर के हमारे यहाँ पे दिया, ठीक है, मोमबत्ती सब सेल करते हैं लोकल एरिया में। वो लोग भी एक तरह से रिस्क लेते हैं कि हम लोग सामान खरीद रहे हैं, वो सामान बिके या ना बिके। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि अगर सामान नहीं बिका तो पूरा पैसा डूब सकता है, पूरा पैसा बिजनेस में फंस सकता है। दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड रिस्क। कि नेक्स्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट क्या होगा वो नहीं पता, उसको लोग रिस्क कहते हैं। दूसरा नेचर, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, दूसरा इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस, तीसरा है डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क, चौथा है नो गेन विदाउट रिस्क और पांचवा है टाइम फैक्टर ऑफ रिस्क। ये 5 पॉइंट क्या है रिस्क के बारे में नीचे। पहला चीज तो क्या है भैया, चीक चीक के अनसर्टेन, फ्यूचर सर्टेन नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन है। दूसरा क्या कहना है, इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का एक इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट का मतलब क्या होता है, ये बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं सकता। यू हैव टू टेक रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप बिजनेस करोगे नहीं ना, ठीक है। बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। अगर नहीं बिकेगा तो रेवेन्यू जनरेट यानी कि सेल्स नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आपका इनकम नहीं होगा और आप लॉस में जा सकते हो। तो अगर इंसान ये प्रोबेबिलिटी से बचने के लिए कुछ और करे तो फिर वो तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन हो गया ना, जहाँ पे उसको फिक्स्ड इनकम मिलेगा। जैसे कि लास्ट टाइम लोग पढ़े थे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जहाँ पे उसको फिक्स्ड इनकम मिलेगा और जहाँ पे उसको किसी का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल। तो वो तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। आपको बिजनेस में रिस्क लेना ही पड़ेगा। इंटरनल पार्ट ऑफ तीसरा डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क। रिस्क बहुत अलग अलग डिग्री का होना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसी वीडियो में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वो रिस्क जो आपके लेवल तक कंट्रोल हो पाए। दूसरा रिस्क जो आपके नहीं बट एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तीसरा रिस्क जो किसी के कंट्रोल में ना हो। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ,
टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम नहीं ठीक से मैनेज करने से कई बार बिजनेस बिगड़ जाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, इसका जो रिस्क है वो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल है, ठीक है। दूसरा जैसे चोरी हो जाना, ठीक है, उसमें आप एक्सटर्नल हेल्प यानी कि जैसे कि पुलिस का सहारा ले सकते हैं। बट तीसरा जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, थर्ड डिग्री ऑफ रिस्क, जैसे कि भूकंप आ जाना, ठीक है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट जो है वो है नो गेन विदाउट रिस्क, जो कि मैंने इंटरनल पार्ट में भी समझाया ना कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। रिस्क इज द की ऑफ द बिजनेस, यू हैव टू टेक रिस्क। हाँ, बट सही टाइम पे सही रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम फैक्टर याद रखना आएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हम लोग का टाइम फैक्टर ऑफ रिस्क, जैसा कि मैंने बोला कि किस वक्त और हम लोग कितने एलिजिबल और कितना रिस्क हम लोग बियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे जब 11 में जाते हैं, डे 1 से उनका एक सपना बन जाता है कि आपको शेयर मार्केट में जाना है, शेयर मार्केट में। अब वो शेयर मार्केट में जाने में घबराते हैं कि कहीं लॉस हो गया तो, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब देखो, मैटर ये नहीं करता कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप रिस्क जीवन में कुछ भी करो, यू हैव टू टेक रिस्क। आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल कि अगर मेरे लिए 10 रुपया मैं दिन में अपने पर्सनल नीड के पीछे खर्च कर सकता हूँ, तो शायद मैं 10 रुपया का कोई एक शेयर खरीद के, ठीक है, ट्राई कर सकता हूँ कि उसको 12 रुपये, 20 रुपया, 25 रुपये में सेल कर पाऊँ। तो ये जो रिस्क है ये आपके लिए एडमिसिबल, आप इतना रिस्क बियर कर सकते हो। बट इससे ज्यादा रिस्क जैसे 500, 5000, 5 लाख में भी शायद आप बियर ना कर पाओ, रिस्क ना उठा पाओ। तो मैटर करता है किस टाइम पे कितना फैक्टर ऑफ रिस्क आप उठा सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क या फिर कॉज ऑफ रिस्क। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिकली कितना रिस्क आप बियर कर पाओगे। सबसे पहले क्या हो गया इकोनॉमिक, ठीक है, रिस्क इकोनॉमिक रीजन के कारण, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आप बिजनेस एक्सपेंड तो करना चाह रहे हो, बट प्रॉब्लम है कि आप बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको चाहिए पैसा और आपके पास इकोनॉमिकली फंड नहीं है। फिर आप कहीं से लोन लेने में कतरा रहे हो क्योंकि लोन लेंगे तो लोन का इंटरेस्ट लगेगा, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा, सर्विस चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप इकोनॉमिकली डर रहे हो एक मूव लेने से, जिस मूव के कारण आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस तरह का कॉज ऑफ रिस्क को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। दूसरा है नेचर ऑफ रिस्क, किस नेचर का रिस्क है, लीगल रिस्क है, इलीगल रिस्क है। ये लीगल इलीगल का मतलब क्या हो, अगर आप XYZ प्रोडक्ट बेच रहे हो जो बेचना ही इलीगल है, ठीक है, जो बेचना ही इलीगल है, तब तो भैया वो इलीगल हो गया, रिस्क तो छोड़ो इलीगल है। बट आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो इन सम कंडीशन सही है बट इन सम कंडीशन गलत है, ठीक है। जैसे आपको ऐसा बात कर सकते हो कि फॉर फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में आप देखो वाइन बेचना बैन है, बट कुछ स्टेट में वो कोई दिक्कत नहीं, बिकता है आराम से। तो जिस स्टेट में वाइन बेचना बंद मतलब बैन है, वहां अगर आप बेच रहे हो तो वहां पे तो आप इलीगल रिस्क उठा रहे हो। बट जिस स्टेट में आप वाइन बेच रहे हो वहां पे एक ऐसा रिस्क है, लीगल रिस्क है, कि हो सकता है कल को, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लीगल रिस्क के कारण कल को वो स्टेट भी ड्राई स्टेट बन जाए। ड्राई स्टेट का मतलब वो स्टेट होता है जहाँ पे लीकर बेचना यानी कि वाइन, ठीक है, बेचना बैन होता है। तो वहां पे आपको एक पॉलिटिकल रिस्क है क्योंकि मे बी वो चेंज हो जाए, फिर आप वहां पे बिजनेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये जो जिस टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ रिस्क। नेक्स्ट जो आता है वो आपका होता है ह्यूमन रिस्क। ह्यूमन रिस्क मतलब क्या होता है, मान लो कि आपका एक टी शर्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, आप किसी कंपनी से 10 लाख, कितना 10 लाख के टी शर्ट बनाने का ऑर्डर ले चुके हो। किसके भरोसे पे लिया, अपने एग्जिस्टिंग वर्कर के भरोसे पे। बट एट द एंड होता क्या, वर्कर आपका साथ छोड़ देते हैं या फिर किसी भी रीजन से, ठीक है। तो आप किस रिस्क में फंस गए, ह्यूमन रिस्क। जिन लोगों के भरोसे पे आपने ये काम लिया था वही लोग आपके साथ अब नहीं है, ह्यूमन रिस्क। नेक्स्ट आता है फिजिकल और टेक्निकल रिस्क, अचानक से मशीन खराब हो जाना, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल या फिर टेक्निकल रिस्क। लास्ट है पॉलिटिकल और लीगल रिस्क, ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, बिजनेस का माहौल बदलता है, ठीक है।
गवर्नमेंट बदलता है, पॉलिटिक्स बदलता है, तो उसके चलते बहुत सारे नॉर्म्स और कंप्लाइंसेस चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ लॉ बन रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे हॉटस्टार हुआ, ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब जो भी है, नेटफ्लिक्स, इस पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि इजीली टीवी पे नहीं शो किया जा सकता था। तो इन सिचुएशंस में क्या होता था कि टीवी वालों ने, यानी कि जितने भी चैनल्स हैं, उन चैनल्स ने कंप्लेन किया कि रेगुलेशंस केवल हमारे लिए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं है। तो वो उसके बाद क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के भी रेगुलेशन बना रही और उन लोगों को भी रिस्ट्रिक्शन के दायरे में ला रही है कि किस लेवल का कंटेंट आप कहीं पे पब्लिकली पब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अब जो ये रिक्स आ रहा है दैट इज कॉल्ड लीगल रिक्स। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्या है हम लोग का टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला होता है हम लोग का इंश्योरेबल, दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल, तीसरा होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है? जिसका इंश्योरेंस करवाया जा सके, जिससे आप बच सके। नॉन इंश्योरेबल क्या होता है? जिसका रिस्क नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल दे बताता है, चिंटू, ठीक है, जाकर के एक आईफोन खरीदा, आईफोन में उसने 2 इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस ए जिसमें क्या कवर था कि अगर फोन डैमेज वगैरह हो जाता तो कंपनी उसको रिपेयर करके या फिर उसको नया फोन देगी। इंश्योरेंस बी में ये था कि अगर फोन चोरी हो जाता है तो कंपनी चिंटू को पैसा दे देगी या तो फिर नया फोन दे देगी। चिंटू ने क्या किया कि जाकर के खरीद लिया आईफोन, और फोन एक दो हफ्ता बाद डैमेज हो गया तो वो लेके गया, डैमेज ठीक कर दिया। बट 3-4 हफ्ता बाद उसका फोन चोरी हो गया और चिंटू ने क्या किया, जाके कंपनी को बोला तो कंपनी उसको इतना नया फोन या फिर उसको पैसा दे दे। तो ये जो रिस्क था, ये अनसर्टेनिटी था, किसी के भी से हो सकता है, और चिंटू यहाँ पे बिल्कुल सही है, उसको पैसा मिल गया। बट जरा इस पर्सपेक्टिव को हम लोग एक बार रिवर्स करके समझते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंटू फोन खुद बेच दिया और जाके झूठ बोला हो कि फोन चोरी हो गया और फिर एक नया फोन ले लिया, फिर इंश्योरेंस करवा लिया, फिर फोन बेच दिया और फिर बोले पैसा। मतलब ये चीज अपना हैबिट बनाने, हरकत बनाने, बार बार ये काम करने का। इस वजह से कंपनी ने सोचा कि देखो चोरी होना भी एक अनसर्टेनिटी है, बट हम लोग अगर गुड्स थेफ्ट होता है या स्टॉलन होता है तो हम लोग उसका इंश्योरेंस नहीं करेंगे। बट हाँ, गुड्स डैमेज होता है या गुड लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट मतलब कि टूट फूट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस हम लोग करेंगे। बात है ना? तो अगर ये रिस्क है, अगर ये अनसर्टेनिटी कि आपको फोन टूट सकता है, बिगड़ सकता है, इस तरह के रिस्क आप लोग क्या करवा रहे हैं? इंश्योरेबल, मतलब इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बट फोन चोरी हो जाना या कुछ हो जाना, ठीक है, इसका इंश्योरेंस नहीं होता। ये हो गया, ठीक है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तीसरा हो जाता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। हम लोग जो ये रिस्क लेते हैं शेयर मार्केट में स्पेशली, कि 10 रुपए का कोई शेयर खरीद के 15, 20, 50 में बेचेंगे, ये जो रिस्क है, ये जो हम लोग रिस्क ले रहे हैं, दिस काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव रिस्क। एक बार हम आपको स्पेक्युलेटिव इफेक्ट समझाते हैं। एक चिंपू नाम का, क्या चिंपू नाम का एक लड़का था जो दुकान पे जाता था नमक लेने। उसने दुकानदार से नमक का प्राइस पूछा, दुकानदार बोला 100 रुपया। वो उस दिन दुकान से वापस चला आया, ठीक है, और तो उसने नमक नहीं खरीदा, चीनी पानी पी के सो गया। दूसरा दिन वो फिर गया, नमक का नाम पूछा तो दुकानदार ने बोला 90 रुपया। फिर वो नहीं खरीदा, फिर घर चला आया। फिर तीसरे दिन गया, दाम पूछा 80 रुपया। अब चिंपू को ऐसा फील हो रहा है कि नमक का दाम हर रोज 10-10 रुपए से घट रहा है, एंड ही स्टार्ट थिंकिंग, अपने दिमाग में वो एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि जिस दिन नमक का दाम अगर ऐसा होता रहा तो 50 तक तो 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा नमक का दाम, क्योंकि पहले 100 था, फिर 90 और फिर 80 और फिर 70 हो गया, तो 1-2 दिन में वो 50 भी हो जाएगा। उस दिन मैं नमक को खरीदूंगा। बट जब वो नेक्स्ट डे गया तो नमक का दाम 140 रुपया हो गया। यानी कि ये जो रिस्क था, ये जो अनसर्टेनिटी था, दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव रिस्क। चैप्टर 1 का सारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके पहले वाला भी एक और वीडियो था, आप जाके इसको जरूर देखिए, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर 1 आज कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 का कुछ पोर्शन बचा हुआ वो भी अपलोडेड है,
वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लोग चैप्टर 1-2 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक